हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 18 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। अगर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी रिक्विजिट मटेरियल्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हो और उन सभी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। फिलहाल आज के न्यूज़ हेडलाइंस के बारे में देखते हैं। बहुत सारा कोरोना आज इस न्यूज़पेपर में भरा हुआ है। कुछ कोरोना सोलर कोरोना से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पर आदित्य L1 मिशन के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे आज हम। दूसरा, कुछ कोरोना ऐसे केसेस हैं, एक तो बूस्टर डोज की बात की गई है और कहीं पर ये जॉनसन एंड जॉनसन के जो वैक्सीन लग रहे थे उससे कुछ साइड इफेक्ट्स लोगों को मिल रहे थे। क्या है, कैसे है, उसके बारे में भी एक बार हम जानेंगे। आज हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो वेक्टर वैक्सीन्स होते हैं या फिर वायरल वेक्टर वैक्सीन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन लेंगे। और पिछले 2 हफ्तों से, इवन आज को इंक्लूड करके 3 हफ्तों से, मैं एक कॉमन आर्टिकल देख रहा हूँ कि ऐसा बहुत बार हो रहा है कि हम लोगों को कुछ माइक्रो फॉसिल्स मिलते हैं और उन माइक्रो फॉसिल्स के चलते 200 मिलियन साल पुराना कोई एक जीव जंतु ऐसा होता है जिसको ये लोग 3D मॉडल में डेवलप कर लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सिंपली अगर हमने केवल नाम जान लिया इनका तो भी वो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। मतलब हमें बस टाइमलाइन पता होना चाहिए कि भाई आज के ज़माने का नहीं है, बहुत पुराने ज़माने का है और कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं तो क्या हुई हैं। अगर फोटो देख सकते हैं हम उसका तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज हम ऐसे आर्टिकल्स को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही वाला टॉपिक उठाते हैं, बूस्टर डोज के बारे में। बूस्टर डोज को समझने के लिए एक ओरल पोलियो वैक्सीन का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। देखो, OPV ये जो लगता है बच्चों को, इन्होंने बहुत सारी जगहों पर एग्जाम्पल्स कोट किए हैं कि हमेशा ऐसा हुआ है कि मान लीजिए एक पोलियो वैक्सीन का डोज है जो कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके 14th वीक ऑफ बर्थ पर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो नंबर ऑफ डोज आता है, मतलब सेकेंड डोज जो आता है वो दिया जाता है 22nd वीक में। तो लगभग 8 हफ्ते के डिफरेंस पर 2 वैक्सीन लग गई। इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये इन्होंने पाया कि अगर हम लोग 9th मंथ पे भी एक OPV वैक्सीन लगा देते हैं, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन लगा देते हैं, तो ऑलमोस्ट जो पोलियो है वो डिसअपियर हो जाता है पूरे लाइफ से। तो इनको ये समझ में आया कि भाई ये जो बूस्टर डोज होते हैं, ये जो 9th मंथ पे लगाने की बात हो रही है ना, ये एक बूस्टर डोज है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई वैक्सीन का पहला डोज हम लेते हैं जो कि अपने आप में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है या फिर इनएक्टिवेटेड वायरस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, उसमें क्या होता है कि वायरस मल्टीप्लाई नहीं होते हैं बॉडी के अंदर। इसीलिए जो एंटीजन का लेवल है वो अचानक से नहीं बढ़ता है। मतलब एकदम से ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एकदम मल्टीप्लाई हो गया और सब कुछ हमेशा के लिए सही हो गया। कुछ दिन तक वो सही रहेगा, बट उसके लिए दूसरा डोज देते हैं। तो जब दूसरा डोज 28 दिन बाद कोवैक्सीन के मतलब टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो पहला और दूसरा वैक्सीन जो है उसके बीच में ये बोल रहे हैं कि मिनिमम 28 डेज का गैप हम लोग रख लेते हैं और यहाँ पर लगाते हैं इस चीज़ को। तो इशू यही आ रहा था कि चलो पहला वैक्सीन जो है जिसको हम लोग प्राइमिंग स्टेज बोलते हैं, प्राइमिंग वैक्सीनेशन बोलते हैं, ये पहला तो लग गया। अभी दूसरे डोज को वापस से थोड़ा और लॉन्ग ड्यूरेशन में जाने के लिए हमें दूसरा डोज लगाना पड़ता है। लेकिन कितने दिन ये दूसरा डोज काम करेगा? कोवैक्सीन की माने अगर, तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा वार्न किया है कि सेकेंड डोज के बाद, जो कि 28 दिन बाद लग रहा है, उसके बाद अगर इसका पूरा जो इफेक्टिवनेस है वो देखा जाए तो हार्डली 1 साल मान सकते हैं आप, या फिर 1 साल 1.5 साल ऐसा कुछ होगा। बहुत लंबे समय के लिए नहीं काम हो सकता। इसीलिए इन्होंने बोला है कि भाई 6 महीने बाद, मतलब दूसरे डोज के 6 मंथ्स के बाद हम एक बूस्टर डोज लगा देंगे। और बूस्टर डोज लगाने से क्या होगा कि ये जो एंटीजेंस हैं, जो इनको याद करना पड़ता है ना कि हाँ हमें अब जब भी कोई कोरोना वायरस जैसा वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करेगा तो तुरंत तुरंत ये एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनाने की याददाश्त है वो इनकी और मजबूत हो जाएगी। वो सिमिलर हो जाता है, जैसे कि हम रिवीजन करते हैं ना, हमने आज पढ़ा, ठीक है, फिर भूल जाएंगे, 1-2 दिन में हो सकता है भूल जाएं, फिर से 3-4 दिन बाद एक बार रिवाइज कर लिया, हो सकता है वो 1 महीने तक याद रहे। लेकिन फिर 1 महीने बाद भी पढ़ लिया तो लगता है कि चलो अब हो गया, 1 साल तक याद रहेगा। ऐसा होता है, सिमिलर कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। इसी को बूस्टर डोज बोल रहे हैं। बस इतना ही आपको जानने की ज़रूरत थी। इसी से मिलता जुलता एक और आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में। यहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन के साइंटिस्ट ने किसी ब्लेम को रिफ्यूट करते हुए कुछ बोला है, उसके बारे में ये डिस्कशन है। हमारा यहाँ पर पर्पस कुछ और जानना है। साइंस के बैकग्राउंड पर अगर हम बात करते हैं, देखो हमें तो ये पता है कि बहुत सारी वैक्सीन्स इस टाइम पर दुनिया के अलग अलग जगहों पर लग रही है कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए। तो जॉनसन एंड जॉनसन की ये जो कंपनी है, इन्होंने कोरोना वायरस
का जो वैक्सीन बनाया था वो यूएसए में लग रहा था। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आए जिसमें देखा गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कि कुछ लोग को ब्रेन ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम हुई। जो भी 50s की महिलाएं थीं, मतलब 50 साल के आसपास की या उससे कम, तो उन लोगों को ये ब्रेन ब्लड क्लॉट होने की संभावनाएं हुई। इनका प्लेटलेट्स वगैरह भी काफ़ी कम होने लगा और इसके लिए यूएसए ने फिलहाल अभी के लिए जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वायरस वैक्सीन को अभी सप्लाई करने से या फिर लोगों को देने से मना कर दिया है। सिमिलर एक रिसेम्बलेंस दिखता है हमें यूरोप में लगने वाले एस्ट्राजेनेका में, जहां पर लगभग मान के चलो अगर 30+ मिलियन लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई तो उसके रिस्पेक्ट में लगभग 160-170 लोगों को भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को मिला। इसके पीछे जो कॉमनैलिटीज़ हैं, ये जो दोनों जॉनसन एंड जॉनसन या फिर एस्ट्राजेनेका के कोरोना वायरस की वैक्सीन है, ये लोग एक सिमिलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये लोग यूज़ करते हैं एक एडेनो वायरस का, ठीक है। एडेनो वायरस के मॉडिफाइड वर्जन को ये लोग यूज़ करते हैं। वो एडेनो वायरस जो कि कॉमन कोल्ड कराता है या फिर ऐसा कोई भी वायरल फीवर वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, तो उसका कुछ ऐसा माइल्ड फॉर्म ले लेते हैं जिससे कि वो कुछ फिर रेप्लिकेट करते हैं। क्या होता है एक बार हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा इस आर्टिकल से जो आउटपुट होगा वो होगा कि हम वायरल वेक्टर वैक्सीन्स को समझ लें और वो कैसे काम करते हैं ये समझ लें। सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये वायरल वेक्टर क्या होते हैं या कैसे बनते हैं। देखो, वायरल वेक्टर कोई भी मतलब वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर मतलब एक तरीके से मैसेंजर या कैरियर हो गया, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम उसको किसी वैक्सीन के अंदर में डाल के किसी को वैक्सीन देते हैं तो वो वैक्सीन के अंदर मैसेंजर का काम करता है। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीग्राम पहुंचाने का काम करता है, आप ये समझ लो, मैसेज पहुंचाता है। तो ये वायरल वेक्टर कुछ भी हो सकता है। मान लो जैसे अभी हमने बताया कॉमन कोल्ड है, तो कॉमन कोल्ड का एक माइल्ड वर्जन ले लें जो कि अगर हमारे शरीर के अंदर जाए भी तो उसकी इतनी औकात ना हो कि वो हमारे शरीर को अफेक्ट कर सके और हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हो वो उससे अच्छे से लड़ाई करके उसको एकदम मार डाले या ख़त्म कर दे। तो ये होते हैं वायरल वेक्टर्स, ये मैसेंजर का काम करते हैं। लेकिन इनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई क्यों करते हैं? ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को एक्वायर कर सकें या फिर हम किसी एक पर्टिकुलर वायरस जिस पे हम टारगेट कर रहे हैं उसको रोक सकें। इस केस में वो कोरोना वायरस है। तो यहाँ पर आप सबको पता होगा कि देखो, कोरोना वायरस के ऊपर होते हैं ये ऐसे स्पाइक प्रोटीन, और कहीं ना कहीं यही स्पाइक प्रोटीन हमारे ह्यूमन सेल्स के ऊपर वाले हिस्से के प्रोटीन वाले हिस्से में जाके अटैच होते हैं, जो कि इनको एक गेट पास देता है कि आओ हमारे सेल में अंदर आओ, खूब सारे मल्टीप्लाई हो और बस्ट हो जाओ। जब सेल बस्ट होगा तो खूब सारे पैदा हो जाओ और फिर और आतंक मचाओ हमारे पूरे शरीर में। तो ऐसा ही काम होता था। तो साइंटिस्ट को सबसे पहले यही लगा होगा कि अगर यही स्पाइक प्रोटीन जो बनाता है, अगर हम इसकी जीन का पता लगा ले, भाई हर वायरस के अंदर अपनी जीन्स होगी ना, जो कि हर एक प्रकार के इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता होगा, तो कहीं ना कहीं उस जीन के अंदर ऐसा तो होगा ना जहाँ पर स्पाइक प्रोटीन कैसे बनता है वो बता दें। तो अगर ये किसी भी तरीके से हमने इस स्पाइक प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो समझ लो यही काम हुआ है। तो इन्होंने वो जीन निकाली और उसको सप्रेस कर दिया। एक वायरल वेक्टर निकाला इन्होंने और इस वायरल वेक्टर में उन्होंने इसकी जीन एडिटिंग कर दी और जो ये स्पाइक प्रोटीन जीन था उसको सप्रेस करके इसके अंदर डाल दिया और उसके बना दिए वैक्सीन शॉट्स। तो अब क्या होगा कि ये जो स्पाइक प्रोटीन डेवलप करने की बात हो रही थी, अब वो कहीं ना कहीं ये डॉर्मेंट फेज में चला जाएगा, है ना, क्योंकि अब ये जेनेटिकली अल्टर्ड है और इसको हम बना देंगे। मान लीजिए जो भी वायरल वेक्टर है, वायरल वेक्टर जैसा कि अभी मैं बताया जो मैसेंजर का काम करता है, इसके वैक्सीन्स बना दिए, इसके अंदर हमने जीन मॉडिफाई कर दिया है। अब इसी को हम लोग ह्यूमन सेल में इंजेक्ट कर देते हैं। ह्यूमन सेल में जब भी इंजेक्ट करते हैं तो अब चूंकि ये जो वायरस अंदर गया है ना, ये भी एक तरीके का वायरस का ही फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म आप बोल सकते हैं। यहाँ पर ये इतना ज़्यादा काम करता नहीं, मतलब कुछ नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन चूंकि ये कुछ आउटर एंटीजन लेके गया है, मतलब ऐसा एंटीजन जो कि हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर शरीर हमारा तुरंत अलर्ट हो जाता है, इम्यून सिस्टम हमारा अलर्ट हो जाता है कि चलो आ जाओ इससे लड़ाई करते हैं, इसको मार डालते हैं, इसको बाहर फेंक देते हैं। उसी के रेस्पॉन्स में बनाया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीजन से लड़ने के लिए। तो ये बाहर का एंटीजन वीक वायरस के फॉर्म में आता है जो कि हमारे शरीर में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, खूब तेज़ी से तैयार हो गया। और जो भी इम्यून रिस्पॉन्स हमारा आया
उससे हमारा माइनर साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। आपने सुना होगा कि भाई आपके घर परिवार वालों ने जिसने भी अभी तक कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवाया होगा कि अभी आपको फीवर आ सकता है इस वैक्सीन को लगाने के बाद। क्यों? क्योंकि यही होता है कि जब हमारा बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम जब लड़ाई करने को तैयार होती है तो वो हीट जनरेट करती है। आपको लगता है कि हाँ फीवर हो गया है, लेकिन एक्चुअल में वो झूठ मूठ की लड़ाई कर रही होती है। वो एक ऐसे वायरस को डिफीट करने में लगी होती है जिससे कि हम कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर कोरोना वायरस को रोकने की बात करते हैं। अभी कोरोना वायरस में कैसे ये लोग काम करते हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। देखो, जब हमने ये समझ लिया कि अब इस वायरल वेक्टर के डोज में कहीं ना कहीं ये बात छिपी है कि जब भी कोरोना वायरस जैसा कुछ भी आए तो उसके स्पाइक प्रोटीन के साथ कैसे लड़ाई करना है या फिर उसको कैसे सप्रेस करना है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो वायरल वेक्टर है ये मैसेज हमारे ह्यूमन सेल्स में दे देता है कि चलो ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में जो भी प्रोटीन डेवलप होगी या फिर जो भी एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी वो अब लड़ लेंगे। इन फ्यूचर कभी भी हमें कोरोना वायरस का अटैक आता है, मतलब कोरोना वायरस हमें अटैक करता है, तो उस तरीके से वो तुरंत के तुरंत उसको याद आ जाएगा कि अरे ये तो वही है, अभी थोड़े दिन पहले ही हमें वैक्सीन के अंदर में हमने बनाया था, तो तुरंत ये उसको भी मार डालेगी। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करता है। यहाँ पर जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है कोविड-19 के लिए बेसिकली ऐसे देखा जाए कि दो तरीके की होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन यूज़ करते हैं। एक रेप्लिकेटिंग होती है और दूसरी नॉन रेप्लिकेटिंग होती है। रेप्लिकेटिंग में क्या होगा कि एक सेल के अंदर जाने के बाद वो मल्टीप्लाई कर जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो हमें 2 डोज देने की ज़रूरत पड़ रही है, और इवन हम बूस्टर डोज की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, आज के उस आर्टिकल से आप इसको भी समझ जाओगे। लेकिन जब हम बात कर रहे थे 2 कंपनी का, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका, इन दोनों का ये जो वायरल वेक्टर है वो डिफरेंट है। वायरल वेक्टर जो एस्ट्राजेनेका या फिर जॉनसन एंड जॉनसन का है, उन्होंने ह्यूमन एडेनो वायरस लिया है एज ए वेक्टर, लेकिन जो एस्ट्राजेनेका है उसने प्रीमेट एडेनो वायरस वेक्टर दिया, या फिर जो चिंपैंजीज होते हैं उनका एडेनो वायरस वेक्टर लिया हुआ। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये भी है कि जॉनसन एंड जॉनसन वाली जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसमें एक कैपेसिटी है जिसके अंदर स्पाइक प्रोटीन के पोर्शन को सप्रेस करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए म्यूटेशन भी हो सकता है, लेकिन एस्ट्राजेनेका में ऐसी कोई अलग से स्पेसिफिकेशंस नहीं है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है। तो यही बात हुई थी कि हाँ भाई, मतलब दोनों के बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कभी भी कुछ भी कंपेयर मत करो। और अभी तक फिर रिसर्च में भी बाद में इन्होंने ये तक भी समझा दिया कि देखो बहुत ही रेयर डिसीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी के कारण हुआ हो, तो मे भी इसको हम वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। तो बस इतना ही आर्टिकल है। इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन कॉर्नर का ये पार्ट आता है जिसमें बात हो रही है बियर्डेड ड्रैगन की। देख सकते हो यहाँ पर दाढ़ी बड़ी बढ़िया से इनको है। तो ये जो बियर्डेड ड्रैगन हैं, इनके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या टेम्परेचर सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर यस में आ रहा है। हमें 1960s में ही ये पता चल गया था कि भाई टेम्परेचर जो है वो सेक्स डिटरमाइन करने की कैपेसिटी रखते हैं। रिसर्च कंडक्ट किए गए तो भी जैसा कि हम लोग ह्यूमन में समझते हैं कि मेल स्पीशीज़ जो है हमारा वो XY क्रोमोसोम रखता है और जो फीमेल है वो XX क्रोमोसोम रखती है। तो गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा ये डिटरमाइन कौन करता है? मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स करते हैं। यहाँ से कौन सा क्रोमोसोम जाता है वो डिपेंड करेगा, है ना। तो सिमिलरली इनके पास भी एक तो मेथड वही है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर जो नई डिस्कवरीज हुई हैं, ये समझ में आ गया कि भाई जो मेल बियर्डेड ड्रैगन हैं उनके पास होते हैं ZW क्रोमोसोम और फीमेल बियर्डेड ड्रैगन के पास होते हैं ZZ क्रोमोसोम। तो जब ओवरीज बनती हैं तो यहाँ पर डिफरेंट सेट्स ऑफ डेवलपमेंटल जीन्स देखने को मिलते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी टेम्परेचर जैसा होगा तो टेम्परेचर के साथ साथ ये सेक्स रिवर्सल होता है, मतलब जो ZZ सेक्स क्रोमोसोम है में भी वो चेंज होकर ZW में हो जाए। तो इस तरीके से टेम्परेचर भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इनके सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये पहली स्टडी ऐसी थी जिसमें हमने बियर्डेड ड्रैगन के ओवरी में प्रोड्यूस होने वाले ये जो छोटे छोटे ये बियर्डेड ड्रैगन्स होंगे तो इनका सेक्स क्या होगा, इसके बेसिस पर टेम्परेचर भी डिफाइन कर सकता है। इवन हमने यही सेम चीज़ लास्ट टू लास्ट ईयर जब ओलिव रिडले टर्टल बहुत सारा न्यूज़ में था, तो उस टाइम पर भी ऐसे कुछ न्यूज़ सामने आए थे। तो सिमिलरली आप बियर्डेड ड्रैगन के लिए भी ये बात देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि प्रारंभ बैच जो कि हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, ये 2022 के लिए कंप्लीट पैकेज है। इसमें हमने स्टार्ट किया है NCERT से। NCERT 2 मंथ्स में हम कंप्लीट कर रहे हैं। सारे 6 to 12 क्लास की NCERT प्लस इसके सारे टेस्ट, हर किताब के अलग अलग टेस्ट हैं। वंस दिस इज़ डन, उसके बाद हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे
और हम कोर में जाएंगे जहाँ पर हम अपने कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सबसे स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स मेंस सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स एट्सेट्रा। हर वीकेंड में कुछ ना कुछ टेस्ट होते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस लगातार बनी रहे। और इसमें फाइनली कुछ और भी फुल लेंथ टेस्ट हैं प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड। हाल फिलहाल में अगर आप इस पूरे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपको video.onlyis.in पे विजिट करना पड़ेगा। और अगर इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू अगर आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं तो जब भी आपका इंटरव्यू सेशंस होंगे तो उस टाइम पर भी आपको इसी प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू सेशंस मिलेंगे, एक्सपर्ट पैनल से बातचीत करने को मिल जाएगा। मतलब एक पूरा फुल पैकेज है इसके अंदर। फिलहाल हमारा जो आज का आखिरी और सबसे डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल है वो है आदित्य L1 से रिलेटेड। यहाँ पर जो एरीज फैसिलिटी की बात की गई थी, बेसिकली इस आर्टिकल का मुद्दा तो ये था कि एरीज को समझाना। एरीज एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो ये बना है नैनीताल में, ठीक है, हल्द्वानी जगह है वहाँ पर नैनीताल में इसको बनाया गया है। और एरीज फैसिलिटी जो है वो अभी हाल फिलहाल में 1 साल बाद जो कि आदित्य मिशन हमारा जाने वाला है, जो कि सन की स्टडी कंडक्ट करेगा, उसके बेसिस पर कुछ रिसर्च लेंगे। मतलब हमेशा ऐसा होता है ना कि चलो एक हमने सैटेलाइट या फिर कुछ भी एक भेज दिया, अब वहाँ जाके वो जो भी चीज़ें कलेक्ट कर रहा है तो कम से कम नीचे धरती पर ऐसा कोई पर्सन या फिर कोई ऐसी लेबोरेटरी होनी चाहिए ना जो कि उसके रिसर्च के आउटपुट्स को प्रेडिक्ट करे या फिर उससे कुछ और अच्छा सा निकाले, ये सब होनी चाहिए। तो समझो इन्हीं सब को लेके ये एरीज फैसिलिटी बनाई गई। इस आर्टिकल में ये कहना है कि देखो एरीज जो है ना वो ओपन इंडेड होगा। ओपन इंडेड का मतलब ये है कि इसमें गेस्ट यूजर्स भी आ सकेंगे। मतलब कोई भी, मान लो कि कोई अपने रिसर्च स्कॉलर है जो पीएचडी कंडक्ट या फिर कोई भी थीसिस लिख रहा है, पीएचडी कर रहा है, या फिर अपने पोस्ट पीएचडी जोन में है और रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, तो उसको हम सारे डिटेल्स शेयर कर देंगे और उसके बेसिस पर ये कुछ अच्छे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इवन इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी, जो भी हमारे कॉन्फ्रेंसेज होंगे या तो रेगुलर वर्कशॉप्स होंगे, उन सब जगहों पर ऐसे गेस्ट यूजर्स आके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सोलर या फिर सन की स्टडी और अच्छे से डिटेल्ड वे में कर पाएंगे। इस पूरे आर्टिकल का यही कहना है। फिलहाल हमें आदित्य L1 के बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। आदित्य L1 मिशन जो है ये सन के आउटर लेयर, जिसको हम लोग कोरोना ही बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्टडी करेगा। यूजुअली हमने ऐसा देखा है कि जो सन का सरफेस है वो तो 6000 डिग्री केल्विन का ही है, लेकिन जो इसकी कोरोनल रेंज है, मतलब जो कोरोना है इसका, वो मिलियंस या फिर मिलियन डिग्री केल्विन पर चला जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक रीज़न था कि ऐसा क्यों है, सन का सरफेस ठंडा है, उसका कोरोना गर्म क्यों है, इसके बारे में स्टडी करना था। तो अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि सन का सरफेस ठंडा है और कोरोना ज़्यादा हीटेड है, ज़्यादा टेम्परेचर वाला है। तो ये भी स्टडी कंडक्ट करना, प्लस आपको ये भी पता है कि हमारे सबसे नज़दीकी स्टार में सन ही आता है और तो किसी स्टार की हम पढ़ाई कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट इसकी ही करते हैं। और बाकी सोलर सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, ये सब कुछ रीजंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं इस आदित्य L1 मिशन के। इस मिशन से यही होगा कि जो भी हमारे सोलर फ्लेयर्स आते हैं या फिर सोलर विंड्स या फिर सोलर स्टॉर्म्स जो भी हम बोलते हैं, कैसे इवॉल्व होता है, कैसे बनता है और अर्थ पर क्या इफेक्ट लेके आ रहा है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आती है कि इन सैटेलाइट्स को हम पोजीशन कैसे करते हैं। देखो, इन सैटेलाइट्स को पोजीशन करने के लिए हम लोग लैग्रेंजियन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या होता है इसको समझ लेना आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होगा। इसके लिए आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक स्पेसशिप है। हम अगर स्पेस में निकल जाते हैं तो हमें मान लो कुछ काम से उसको पार्क करना पड़ा कि भाई तुम रुको, हम थोड़ा सा घूम टहल के आते हैं। उस केस में से कौन से पोजीशन होंगे, मान के चलो कि अगर एक वीडियो के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर मान लो कि ये हमारा सन है, ये अर्थ है और ये हमारी स्पेसशिप है और हम इसको कहीं पार करना चाहते हैं। तो मान लो कहीं पर भी पार किया तो ये ना, जहाँ पर भी पार करेंगे तो वो अंदर अंदर की तरफ जाता रहेगा और बाय द टाइम हम जब यहाँ पहुँच रहे हैं या फिर हम कुछ सालों के लिए इसको छोड़ के वापस चले गए थे, फिर वापस आएंगे तो ये हमारे मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर पहुँच जाएगा। तो ये तो इफेक्टिव नहीं है, मतलब ये तो नहीं कर सकते। सन की स्टडी करने के लिए हमने कुछ ऐसे कांस्टेंट 5 पॉइंट्स निकाले हैं जो कि काफ़ी स्टेबल होंगे। ये ऐसे रीजंस हैं 1 2 3 4 5 जो ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं, जहाँ पर दोनों के ग्रेविटेशनल पुल या फिर जहाँ पर फोर्स जो है इन दोनों प्लैनेट्स का न्यूट्रल होगा, मतलब कि कोई भी एक दूसरे की तरफ खींच नहीं रहे होंगे।
इसके अंदर करेंगे तो ये धीरे धीरे करके सन की तरफ चला जाएगा, इसके इधर करेंगे तो ये धीरे धीरे करके अर्थ के अंदर चला आएगा। तो एक बीच का पोजीशन होना चाहिए कहीं पर। तो ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स मिलते हैं, उनके हम लोग लेग्रांज पॉइंट्स बोलते हैं। उनको हम समझने के लिए कुछ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं। ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर सारे के सारे फोर्सेस बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाते हैं चारों दिशाओं में, कि वो फिर कहीं पर भी इधर उधर नहीं भागेगा और वो स्टेबल होगा। कैसे? उसके लिए हम समझते हैं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें हमने फिक्स कर दिया है हमारे सन और अर्थ के रिलेटिव पोजीशन को, ठीक है। अब हम इस फ्रेम को समझते हुए ये देखते हैं कि सन का अपना रोटेशन है और अर्थ का अपना रोटेशन है, साथ ही साथ सन की अपनी ग्रेविटी होगी जो कि इस स्पेस टाइम पूरे डायमेंशन को अपने तरफ अंदर की तरफ ले जाएगा, और सिमिलरली ऐसे अर्थ का भी होगा। तो इसके बेसिस पर अगर अब हम लोग कुछ फोर्सेस के बारे में देखें या फिर इन स्ट्रक्चर्स को रिलेटिवली ड्रॉ करें, तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पर ये जो सरफेस है वो बराबर मिले। अगर मान लो यहाँ पार किया तो कहीं ना कहीं तो ये अंदर की तरफ गड्ढे में चला जाएगा। अगर हमने अर्थ के ऊपर ऐसे पार किया तो ये भी कहीं ना कहीं अंदर गड्ढे में चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर रिलेटिवली स्टेबल हो सकता है। यहाँ पर अगर पार किया तो ये तो बाहर ही निकल जाएगा। तो ऐसे ये जो बीच बीच के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर देख रहे होगा आपको, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अगर हम इनको पार करते हैं, ये 5 पॉइंट्स जहाँ पर ये रिलेटिवली स्टेबल होंगे, है ना। और इन्हीं 5 पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं लेग्रांजे पॉइंट, और इसकी स्टडी हम आराम से कर सकते हैं। जिसमें से ये जो फर्स्ट सीधे वाली लाइन है इसको यूलर ने डिस्कवर किया था, और ये जो 4th और 5th है इसको लेग्रांजे ने डिस्कवर किया। यहाँ पर ये जो 4th और 5th पॉइंट्स है ना, ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। और आपको समझ में आएगा कि ऐसे बहुत सारे, अभी एस्ट्रॉइड बेल्ट आप लोग देखते होंगे कि भाई एक एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारे जुपिटर के इधर उधर जब टहलता है तो सभी ऐसे एस्ट्रॉइड बेल्ट वो जो होते हैं वो हमेशा लेग्रांजे पॉइंट्स पर ही होते हैं। रिलेटिवली L4 और L5 के आसपास में ही इनका पूरा एक झुंड बना हुआ है। तो इस तरीके से लेग्रांजे पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। हमें यही समझना था फिलहाल। कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। लेट से हमने लेग्रांजे पॉइंट्स पढ़ लिया। लेग्रांजे पॉइंट ऐसे वो 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम एक बैलेंस देख सकते हैं, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल पुल है सभी बड़े ऑब्जेक्ट्स का, लाइक सन, अर्थ, वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमें सन स्पॉट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो, सन स्पॉट ऐसे डार्क एरियाज को रिप्रेजेंट करता है जो कि सन के सरफेस पे हमें दिखता है। यहाँ पर ये जो सन स्पॉट्स है वो ऐसे रीजन्स को हम बोल रहे हैं जहाँ पर पावरफुल मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फोर्स को जन्म देते हैं। हमें पता है कि सन के ऊपर बहुत सारे ऐसे फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। इनसे निकल कर आता है सोलर फ्लेयर्स। सडन एक्सप्लोजन है ये एनर्जी का, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन है कि इस एक्सप्लोजन से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। और ये कभी कभी पूरे स्पेस में ऐसे रिलीज हो जाते हैं जब ये फोर्सफुली बाहर निकलता है, और ये हमारे अर्थ तक भी पहुंचता है। अर्थ तक जब पहुंचता है तो ये हमारे अर्थ के रेडियो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। इवन हमारे GPS सिस्टम वगैरह को भी ये डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा एक और टर्म है कोरोनल मास इजेक्शन का। तो सन के चारों तरफ जो कोरोना है इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स गैस बबल्स के फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मतलब ये समझिए कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें होती हैं ये भी इनर्जाइज हो जाती हैं इनके इस कोरोनल मास इजेक्शन से। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बबल्स के फॉर्म में ऐसे बर्स्ट हो रहे हैं कभी कभी। तो ये इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा करते हैं पूरे के पूरे स्पेस में। तो इसलिए कोरोनल मास इजेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स हमारे GPS सिस्टम या रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। हमने सन स्पॉट के बारे में पढ़ा। हमने लेग्रांजे पॉइंट के बारे में समझा कि वो क्यों होते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स पर आदित्य जो L1 मिशन है वो L1 पॉइंट पर जा रहा है। तो ये ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, तो उन सब के बारे में हमने डिटेल पढ़ लिया। L1 पोजीशन पर इसलिए जा रहा है क्योंकि कभी भी एक्लिप्स फेज नहीं करना पड़ेगा इसको। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।